नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लक्ष्मी छाया पृथ्वीराज। आप सभी का मैं व्याकरण की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण का अगला नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिया। क्रिया की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ेंगे। परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य को अर्थात किसी काम को करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाता, दौड़ता, गाता, हंसता आदि। जैसे कि बच्चों, जब हम सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात सोने तक हम जो जो काम करते हैं, जो जो क्रिया करते हैं, वह सारी क्रिया कहलाती है। उदाहरण से हम जानेंगे। उदाहरण पहला है, लेखक किताब पढ़ रहा है। उदाहरण दूसरा, माँ खाना पका रही है। उदाहरण तीसरा, बच्चे मैदान पर दौड़ रहे हैं। पहले वाक्य में पढ़ रहा है, दूसरे वाक्य में पका रही है, तीसरे वाक्य में दौड़ रहे हैं। यह क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में लेखक किताब पढ़ने का काम कर रहा है। दूसरे वाक्य में माँ खाना पकाने का काम कर रही है। तीसरे वाक्य में बच्चे मैदान पर दौड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए पढ़ रहा है, पका रही है, दौड़ रहे हैं, यह सारी क्रिया है। क्रिया के कुल मिलाकर 5 भेद है। अभी यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 4 भेद बताए हैं, क्योंकि 5वां भेद जो है सहायक क्रिया, इसका हमने अध्ययन पहले ही किया था। इसलिए आज हम इस अभ्यास में सिर्फ क्रिया के 4 भेद जो है इनका ही अध्ययन करेंगे। क्रिया के 4 भेद हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम एक एक क्रिया के भेद का अभ्यास करेंगे। पहला भेद है सकर्मक क्रिया। उसकी परिभाषा, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो वाक्य में प्रमुख होता है, जो कार्य करता है, उसे कर्ता कहते हैं, और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहा जाता है। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है, राम पेड़ काट रहा है। इसमें प्रमुख है राम, तो राम करता है। दूसरा वाक्य है, पिताजी पत्र लिखते हैं। इसमें प्रमुख है पिताजी, तो पिताजी करता है। तीसरा वाक्य है, श्याम बांसुरी बजाता है। इसमें श्याम प्रमुख है और वह करता है। राम पेड़ काट रहा है, इसमें पेड़ कर्म है और काट रहा है यह क्रिया है। दूसरे वाक्य में पत्र कर्म है, तो लिखते हैं यह क्रिया है। तीसरे वाक्य में बांसुरी कर्म है, तो बजाता है क्रिया है। परिभाषा में हमने देखा था कि क्रिया कर्म के साथ जुड़कर आती है। अब यहाँ पे क्रिया है काट रहा है, कर्म के साथ जुड़ी है, पेड़ के साथ जुड़ी है। दूसरा है पत्र लिखते हैं। इसमें पत्र कर्म है, लिखते हैं क्रिया है, अर्थात क्रिया कर्म के साथ है। उसी प्रकार बांसुरी बजाता है में बांसुरी कर्म, बजाता है क्रिया है, और इसलिए ये उदाहरण सकर्मक क्रिया के हैं। सकर्मक क्रिया को पहचानने का और भी एक आसान तरीका है। अगर आप इन वाक्यों को क्या, यह शब्द या यह प्रश्न डालकर आप प्रश्न पूछोगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे अगर मैंने पहले वाक्य को प्रश्न पूछा, राम क्या काट रहा है, तो उत्तर मिलेगा राम पेड़ काट रहा है, अर्थात इस वाक्य में पेड़ कर्म है और काट रहा है क्रिया है। दूसरे वाक्य में अगर मैंने प्रश्न पूछा, पिताजी क्या लिखते हैं, तो उत्तर मिलेगा पत्र, तो पत्र कर्म है। तीसरे वाक्य में मैंने प्रश्न किया, श्याम क्या बजा रहा है या श्याम क्या बजाता है, तो बांसुरी उत्तर मिलेगा, अर्थात पेड़, पत्र, बांसुरी यह कर्म है, तो काट रहा है, लिखते हैं, बजाता है, ये क्रिया है। इसलिए क्रिया के साथ कर्म जुड़कर आया है, तो ये वाक्य हुए सकर्मक क्रिया के। सकर्मक क्रिया मतलब
क्रिया का दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। परिभाषा: जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में कर्ता के काम का फल स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण: बच्चा रो रहा है। उदाहरण दूसरा: श्याम बजा रहा है। उदाहरण तीसरा: रमा पढ़ रही है। इन वाक्यों में जिन शब्दों को अधोरेखित किया गया है वह कर्ता है, क्योंकि वाक्यों में वो प्रमुख है। बच्चा रो रहा है, इसमें बच्चा प्रमुख है तो वो कर्ता है। श्याम बजा रहा है, श्याम प्रमुख है तो वो कर्ता है। रमा पढ़ रही है, रमा प्रमुख है इसलिए रमा कर्ता है। इन वाक्यों में रो रहा है यह क्रिया है, बजा रहा है यह क्रिया है, पढ़ रही है यह भी क्रिया है। इन वाक्यों में आपको कहीं पर भी कर्म नहीं दिखाई देगा। अगर दूसरे वाक्य में होता श्याम बांसुरी बजा रहा है तो इसमें बांसुरी जो है कर्म होता। तीसरे वाक्य में रमा किताब पढ़ रही है, अगर ऐसा वाक्य होता तो किताब कर्म होता। परंतु यहाँ पर कहीं पर भी क्रिया कर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है, अर्थात इन वाक्यों में सिर्फ कर्ता और क्रियाएं आई है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को अगर आप क्या इस शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर उचित नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर वाक्य है पहला, बच्चा रो रहा है। मैंने अगर प्रश्न किया बच्चा क्या रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। दूसरे वाक्य में श्याम बजा रहा है, इसमें अगर मैंने प्रश्न किया श्याम क्या बजा रहा है तो उत्तर नहीं मिलता है। तीसरे वाक्य में रमा पढ़ रही है, इसमें भी अगर आपने रमा क्या पढ़ रही है ऐसा प्रश्न किया तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो वाक्य है यह है अकर्मक क्रिया के। क्रिया का अगला प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा: कार्यों को पूरा करने के लिए जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया का उपयोग किया जाता है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ऐसे वाक्य में कई क्रियाएं एक साथ जुड़कर आ जाती हैं। उदाहरण हम जानेंगे। उदाहरण पहला है बच्चा हंसता चला गया। उदाहरण दूसरा, टैक्सी एक पतली सड़क पर दौड़ने लगी। उदाहरण तीसरा, उसने सच बोल दिया। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में हंसता चला गया यह क्रिया है, दौड़ने लगी क्रिया है, बोल दिया यह भी क्रिया है। पहला वाक्य है बच्चा हंसता चला गया। इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वह एक से अधिक है। हंसता मतलब हंसना, चला मतलब चलना, गया मतलब जाना, अर्थात एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आई है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। जब एक ही वाक्य में बच्चों कई क्रियाएं आती है जुड़कर तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण है टैक्सी एक पतली सड़क पर दौड़ने लगी। इस वाक्य में भी दो क्रियाएं आपको दिखाई देगी, दौड़ने लगी, दौड़ने मतलब दौड़ना, लगी मतलब लगना। तीसरे वाक्य में उसने सच बोल दिया, बोल मतलब बोलना, दिया मतलब देना, अर्थात उपर्युक्त तीनों वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। क्रिया का अगला प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रकार, परीक्षा में हमेशा इस पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया की हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी अन्य की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और ये प्रेरणार्थक क्रिया के 3 रूप है। उदाहरण हम पढ़ेंगे। उदाहरण पहला है लकड़हारे ने पेड़ काटा। दूसरा उदाहरण लकड़हारे ने बेटे से पेड़ कटाया। तीसरा उदाहरण लकड़हारे ने बेटे से कहकर
मजदूर से पेड़ कटवाया। हर एक वाक्य को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें आपको एक ही क्रिया दिखाई देगी जिसका रूप बदल गया है। पहले वाक्य में लकड़हारे ने पेड़ काटा, तो ये काटा जो है ये क्रिया है और यह मूल रूप है क्रिया का। दूसरे वाक्य में लकड़हारे ने बेटे से पेड़ कटाया, कटाया यह भी एक क्रिया है और इसका यहाँ पर रूप बदल चुका है। तीसरे वाक्य में लकड़हारे ने बेटे से कहकर मजदूर से पेड़ कटवाया, इसमें कटवाया क्रिया है। अब हम ये क्रिया के जो 3 रूप है इनका अभ्यास करेंगे। क्रिया के 3 रूप होते हैं। पहली होती है मूल क्रिया, दूसरी होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और तीसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब परीक्षा में आपको मूल रूप दिया जाएगा, उसका आपको प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाना पड़ता है। इन क्रिया के रूप को बनाने से पहले हम देखेंगे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया कैसे पहचाननी है। पहला उदाहरण जो है लकड़हारे ने पेड़ काटा, इसमें मूल क्रिया हमने देखी है कि काटा है। दूसरे उदाहरण में आप देखोगे कि लकड़हारे ने बेटे से पेड़ कटवाने के लिए कहा है, अर्थात जिस प्रकार पहले वाक्य में लकड़हारा खुद पेड़ काटता है, खुद क्रिया करता है, इसलिए काटा यह मूल क्रिया है। परंतु दूसरे वाक्य में लकड़हारा खुद काम नहीं करता, खुद कार्य नहीं करता, तो वो अपने बेटे को प्रेरणा देता है काम करने के लिए। अर्थात लकड़हारा अपने बेटे से पेड़ कटाने का काम करवाता है, इसलिए लकड़हारे ने यहाँ पर अपने बेटे को प्रेरणा दी है पेड़ काटने की, इसलिए कटाया यह प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। तीसरा उदाहरण लकड़हारे ने बेटे से कहकर मजदूर से पेड़ कटवाया। अब इस वाक्य में ना लकड़हारा खुद पेड़ काटता है, ना लकड़हारा बेटे को प्रेरणा देता है। इस वाक्य में लकड़हारा बेटे से कहता है और बेटे से प्रेरणा लेकर मजदूर पेड़ काटने का काम करता है, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणा हुई, अर्थात दूसरे से प्रेरणा मिली है मजदूर को, न लकड़हारे से मिली है। तो लकड़हारे के कहने पर बेटे ने उस मजदूर को प्रेरणा दी है, उसे काम करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त किया है, इसलिए ये वाक्य जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के हैं। बच्चों, आपको इस प्रकार की चौखट, इस प्रकार की सूची जो दिखाई दे रही है, इसमें पहली जो चौखट है, सूची है, जो यहाँ पे क्रमांक दिए गए 1 2 3 4 5, इन उदाहरणों को हम देखेंगे। परीक्षा में आपको मूल क्रिया दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया है पढ़ना, उठना, रखना, डरना, भूलना, ये सारी क्रियाएं हैं और इससे आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना पड़ता है या फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना पड़ता है। इसको प्रथम प्रेरणार्थक में बदलना या द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलना बहुत आसान है। प्रथम प्रेरणार्थक में आपको मूल क्रिया को बदलते समय सिर्फ क्रिया के जो दूसरा अक्षर होता है उसमें आ की मात्रा लगाना है। जैसे कि पढ़ना में जो ढ है उसे आ की मात्रा लगाई हमने, पढ़ाना। उठना में ठ जो है उसको आ की मात्रा लगाई, उठाना। रखना में ख जो है उसको आ की मात्रा लगाई, रखाना। डरना में र को आ की मात्रा लगाई, डराना। भूलना में ल को आ की मात्रा लगाई, भुलाना। तो इस प्रकार आपको कोई भी मूल क्रिया दी गई और आपको प्रश्न पूछा गया कि मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखिए, तब आपको जो भी मूल क्रिया दी गई होगी उसके दूसरे अक्षर को आ की मात्रा लगानी है। जब आप ऐसे दूसरे अक्षर को आ की मात्रा लगाओगे तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। परीक्षा में ये भी प्रश्न होता है, प्रथम प्रेरणार्थक को द्वितीय प्रेरणार्थक बनाइए, या फिर मूल क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाकर लिखिए। हमने अभी देखा प्रथम प्रेरणार्थक में हमें आ की मात्रा लगानी है।
उसी प्रकार द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना भी बहुत आसान है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आपको अंत में आना, अर्थात आपको अंत में वाना शब्द सुनाई देगा, दिखाई भी देगा। हर एक शब्दों को आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मूल क्रिया पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप पढ़ाना, तो द्वितीय उसका बन जाता है पढ़वाना, अंत में वाना है। उठना का उठाना, द्वितीय है उठवाना, इसमें भी वाना है। अर्थात द्वितीय रूप में आपको तीसरे अक्षर में आ की मात्रा लगानी है। हर एक उदाहरण को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़वाना में पढ़ना जो है उसको अंत में वाना किया है। उठवाना में उठना में प्रथम रूप उठाना है तो द्वितीय उठवाना है। हर एक शब्द के अंत में आपको वाना शब्द लगाना है, तब जाके वह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बन जाता है। तो इस प्रकार मूल क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में आपको बदलना है। और अधिक उदाहरणों का अगर बच्चों आप सराव करोगे तो आपको ये पाठ बहुत ही आसान जाएगा और 1 गुणों के लिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्रिया पाठ जो है आपकी समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक जिन छात्रों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं विनती करती हूँ कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को भी आप इसे शेयर कर सकते हो ताकि आपके जैसा भी दूसरा छात्र इसका लाभ उठा सके। इस पाठ के बारे में अगर आपको कुछ आशंकाएं होगी तो आप मुझे कमेंट के द्वारा भी बता सकते हो।